हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजियोलॉजी एंड लेट्स स्टार्ट विद जनरल फिजियोलॉजी। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इस सब के बारे में हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी क्या है? इट इज़ द मदर ऑफ सेवरल बायोलॉजिकल साइंसेस। जो अलग अलग टाइप की हमारी बायोलॉजिकल साइंसेस है, ये क्या है? उन सब की मदर मीन्स रूट। अगर हमें पता होगा कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, तभी हम और बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में पढ़ पाएंगे। फिजियोलॉजी अगेन टू वर्ड्स से मिलके बना है, फिजियो एंड लॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एंड फिजियो मीन्स नेचर। दैट मीन्स नेचुरल स्टडी या फिर स्टडी ऑफ नेचर। Physiology is derived from the Greek root with the Latin equivalent physiologia, which denoted natural knowledge. It means ये हमने क्या देखी, हमारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखी फिजियोलॉजी के बारे में कि फिजियोलॉजी सब्जेक्ट किस बारे में है एंड इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बॉडी के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबसे बेसिक लेवल क्या है? केमिकल लेवल। फिर आता है सेल्यूलर लेवल, फिर आता है टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम एंड देन कम्स ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल लेवल के बारे में। केमिकल लेवल में क्या आते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये सबसे ज़्यादा बेसिक लेवल है हमारी बॉडी का। उसके बाद आता है सेल्स, सेल्यूलर लेवल। ये क्या है? सेल्स क्या है? अब हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे सेल्स के बारे में कि सेल्स का क्या फंक्शन है, क्या होते हैं। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ह्यूमंस आर मल्टी सेल्यूलर। ये हम सबको पता है कि जो ह्यूमंस है वो क्या है? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एक सेल से नहीं, ज़्यादा सारे सेल्स से मिलके बने हुए हैं। आगे क्या पढ़ रहे हैं हम कि बेसिक फंक्शंस क्या है सेल्स के? ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। एनवायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन होती है वो कौन ऑब्टेन करता है? सेल्स। ऑक्सीजन ऑब्टेन कर ली एंड ऑक्सीजन से एनर्जी भी कौन बना रहा है? सेल्स। कैसे? जो ग्लूकोज है या जो हम फूड खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही क्या बनाता है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेल्स का एक मेन फंक्शन है कि एलिमिनेट वेस्ट। मतलब ये जो वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो भी कौन एलिमिनेट करता है? सेल्स। सिंथेसाइज नीडेड मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हम बाहर से नहीं ले सकते हैं उनको सिंथेसाइज मतलब खुद से कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे बॉडी के सेल्स। रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। जो हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं, मतलब एक हमारी बॉडी है जो उसके अंदर एनवायरमेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनवायरमेंट। और जो बॉडी के आउटसाइड एनवायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो जो भी चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आएंगे तो उनको कौन कंट्रोल करेगा? कौन उसको रिस्पॉन्ड करेगा? सेल्स। कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद द एनवायरमेंट। जो बाहर के एनवायरमेंट के साथ लाइक बॉडी के ही एनवायरमेंट के साथ जो एक्सचेंज करना है वो कौन करेगा? सेल्स। ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को एंड रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मतलब एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इनमें जो होते हैं सेल्स होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या होता है? हर एक सेल का कुछ ना कुछ फंक्शन अलग से होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेल। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? केमिकल लेवल कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। सेकंड पढ़ा हमने सेल्यूलर लेवल और थोड़े से हमने क्या देखे? सेल्स के फंक्शन। उसके बाद हम आएंगे टिश्यूज पे। टिश्यूज क्या है? ये थर्ड लेवल है हमारा। ठीक है, टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब यही जो सेल्स है जिनका सेम फंक्शन है वो अगर एक ग्रुप बना लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज। टिश्यूज हमारे 4 मेजर टाइप्स के हैं। मसल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। मसल टिश्यूज कौन से होते हैं? मसल टिश्यूज कहाँ होते हैं? ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, मसल्स में। तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स जनरेशन। जब भी हमारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो किसकी वजह से होंगी? मसल टिश्यूज की वजह से।
फोर्स जनरेशन, हमें किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाना है, किसकी वजह से होगा? मसल टिश्यूज की वजह से। कितने हैं ये? 3, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। हमें पता है 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। तो उन्हीं के उसी बेसिस पे क्या है? फंक्शंस। स्केलेटल टिश्यू का क्या फंक्शन होगा? मूवमेंट ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स, क्योंकि जो स्केलेटल होता है वो कहाँ पे होता है? स्केलेटन के ऊपर होती है स्केलेटल मसल्स, तो उसका फंक्शन भी क्या होगा? मूवमेंट का। कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारी हार्ट में, तो कार्डियक टिश्यू का फंक्शन क्या होगा? ब्लड को पंप करना। उसके बाद क्या है? स्मूथ। स्मूथ कहाँ पे होती है? हमारी सारी विसराज में प्रेजेंट होती है। विसराज मतलब ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स की जो मूवमेंट है वो कौन करती है? स्मूथ मसल्स। इसीलिए जो स्मूथ मसल टिश्यू भी होगा उसका क्या फंक्शन होगा? ऑर्गन्स की मूवमेंट कराना। सेकेंड पार्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन क्या है? इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड एनवायरमेंट। ये हमारा क्या है? आप मान लो कि ये हमारा एक सेल है, तो जो ये सेल है और ये इसका क्या है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जो इसमें एक्सचेंजेस होने हैं, ठीक है, उसमें उसके कौन हेल्प करेगा? एपिथेलियल टिश्यू। 2 जनरल टाइप्स के हैं, शीट्स और सिक्रेटरी ग्लैंड्स। शीट्स क्या होते हैं? ये टाइटली जॉइंट सेल्स होते हैं। शीट्स आर द टाइटली जॉइंट सेल्स कवरिंग और लाइनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के पार्ट्स को कौन कवर करते हैं? शीट्स। किसका टाइप है ये? एपिथेलियल टिश्यू का। उसके बाद क्या आते हैं? ग्लैंडुलर ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं प्रोडक्ट्स को। ये 2 टाइप के हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होते हैं? जिनके पास डक्ट्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने ग्लैंडुलर सिक्रीशंस कैसे करते हैं? थ्रू डक्ट्स। एंडोक्राइन क्या होते हैं? जो डक्टलेस होते हैं। इनमें जो प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं वो सीधा किस में थ्रो किए जाते हैं? ब्लड में। उसके बाद हमारा आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर इनिशिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट होती हैं वो कौन कैरी आउट करता है? नर्वस टिश्यू। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा नर्वस टिश्यू? कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जहाँ क्रिएट होंगी? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ क्रिएट है? ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स। तो यहाँ हमारा क्या प्रेजेंट है? नर्वस टिश्यू। उसके बाद हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब नेम से ही क्लियर है, जो कि 2 चीज़ों को कनेक्ट करेगा। तो ये हमारी ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट है, क्योंकि हर एक बॉडी का पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। तो इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशलाइज्ड फॉर कनेक्टिंग एंड सपोर्टिंग। कनेक्ट करते सब ऑर्गन्स को एक दूसरे से एंड सपोर्ट करता है। अब हमारी 4th लेवल की क्या, 4th लेवल क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या है? जब टिश्यूज एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर टिश्यूज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ग्रुप ऑफ टिश्यूज मतलब अब जैसे मसल टिश्यूज है, मसल टिश्यूज आपस में मिलेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज आपस में मिलेंगे, नर्वस आपस में मिलेंगे, कनेक्टिव आपस में मिलेंगे, तो ये क्या परफॉर्म करेंगे? एक ऑर्गन फॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारा आता है बॉडी सिस्टम। जब अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ इकट्ठे होंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डिजाइन टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस, दैट इज बॉडी सिस्टम। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स क्या बनाएगा? एक होल ऑर्गेनिज्म। ऐसे हमारा क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। और ये क्या हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या देखा इसमें अभी तक? फिजियोलॉजी क्या होती है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम दैट इज ऑर्गन सिस्टम, एंड देन होल ऑर्गेनिज्म। टिश्यूज हमारे 4 क्या क्या मेन टाइप्स हैं? मसल, एपिथेलियल, नर्वस एंड कनेक्टिव। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए अभी। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक चीज क्या रहती है? स्टेबल रहती है। हमारा क्या है? देखिए, ये क्या है? हमारा ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनवायरनमेंट। और जिस सोसाइटी में ये रह रहा है या जहाँ भी रह रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक
ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, क्या मेंटेन करना, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, वो क्या होती है हमारी होम्योस्टेसिस। अब हम इसको पढ़ते हैं। अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम वेयर बॉडी कंडीशंस आर मेंटेन्ड विद इन नैरो लिमिट्स, एक नैरो लिमिट के अंदर जहाँ पे हमारी जो बॉडी कंडीशंस है वो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल होती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है इट इज नेसेसरी फॉर ईच सेल टू सर्वाइव। होम्योस्टेसिस जो है वो क्या है, हर एक सेल को सर्वाइव करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईच सेल कंट्रीब्यूट्स, हर एक सेल जो है वो होम्योस्टेसिस में कंट्रीब्यूट करता है, उसको स्टेबल करने में काम है उसका, किसका, हर एक सेल का। हर एक सेल जो है वो मिलके ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, स्टेबल कंडीशंस को स्टेबल कंडीशंस में आता है। ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द aqueous internal environment connects all cells and exchanges made। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं या जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको हमने क्या करना है, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। तो वो कैसे होती है, होम्योस्टेसिस। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अडेप्ट एनी हैबिटेट, उसको क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस। अब जो होम्योस्टेसिस है इसमें क्या क्या फैक्टर्स को मेंटेन किया जाता है हम वो देखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स की वो क्या की जाती है, मेंटेन, मतलब सेल्स को एनर्जी चाहिए, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो इस सबको क्या ध्यान रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बढ़ तो नहीं रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ तो नहीं रही बॉडी में, ऑक्सीजन का लेवल कम तो नहीं हो रहा, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है, होम्योस्टेसिस। जो हमारी बॉडी में किसका प्रोसेस है, होम्योस्टेसिस का। उसके बाद आती है कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, तो इसको भी मेंटेन किया जाता है। पीएच, एसिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एंजाइम रिएक्शंस होंगी, नर्व सेल की इम्पल्सिस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब कौन मेंटेन कर रहा है, होम्योस्टेसिस। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, होम्योस्टेसिस के थ्रू ही हो रहा है। हर एक चीज जो है बॉडी में स्टेबल जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, होम्योस्टेसिस, ठीक है। टेम्परेचर, टू कोल्ड और टू मच हीट इज हार्मफुल टू सेल्स, सेल्स को हार्म ना हो इसीलिए क्या करते हैं, जो बॉडी है वो खुद ही अपने आप को एक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी। वॉल्यूम एंड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, तो इस सबको कौन कौन कर रहा है कंट्रोल, होम्योस्टेसिस, ठीक है। कंट्रोल मैकेनिज्म, अब ये सब कंट्रोल कर कौन रहा है, सेंसर्स, इंटीग्रेटर्स एंड इफेक्टर्स, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये सब क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ये कंट्रोल मैकेनिज्म का काम कर रहे हैं, मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। सी हियर, बॉडी इज कंट्रोल्ड मेनली बाय नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करते हैं। तो जो पार्ट्स है कंट्रोल सिस्टम के, ये सब क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। ये क्या है, सबसे पहले सेंसर है, फिर इंटीग्रेटर है, इफेक्टर है। सेंसर्स क्या करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं सबको कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस को बाय सेंडिंग इनपुट। इनका काम क्या है, ये रिस्पॉन्ड भी करते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं उन सबको क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर का काम क्या होता है, ये एक सेट पॉइंट को डिटरमाइन करता है, ठीक है, और इनपुट से उसको कंपेयर करता है और फिर रिस्पॉन्स भेजते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्स ठीक है इसके लिए या ठीक नहीं है, तो उसमें और एडिशन करके, इसका काम क्या है, इंटीग्रेट। इफेक्ट क्या करता है, ये रिस्पॉन्ड करता है चेंजेस को, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड। इसमें हमारे दो मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट, क्या क्या है, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। ये क्या करता है, जो नेगेटिव फीडबैक होता है, जो बाहर से चेंजेस आते हैं, बाहर से स्टिमुलाई आता है, उसको क्या करता है, डिक्रीज करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है, डिक्रीज करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो हमें सर्दी लग रही है तो बॉडी में क्या करेगा, गर्मी प्रोड्यूस करने लग जाएगा। ये क्या करता है, जो बाहर स्टिमुलाई आ रहा है उसको डिक्रीज करता है और चेंज को रेजिस्ट करता है।
पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, जो स्टिमुलाई आता है उसको और ज़्यादा क्या कर देता है, इनहेंस। सर्दी लग रही है तो और ज़्यादा सर्दी लगेगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है इन्होंने, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होता है तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और वो और ज़्यादा होती रहती हैं, जिससे कि क्या होता है, एक बेबी का बर्थ होता है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड अगर क्लॉट हो रहा है तो वो उसको क्या करता है, उसको बंद करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे दो फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आज हमने क्या क्या किया है, ठीक है। ये हमने यहाँ तक तो हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किए। उसके बाद हमने होम्योस्टेसिस पढ़ी कि हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है वो क्या करता है, कौन करता है, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस। और मेजर फैक्टर्स क्या क्या मेंटेन करते हैं, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स, पीएच, वाटर, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब मेंटेन किया जाता है होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में। और कंट्रोल कौन कौन करता है, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें मेन 3 पार्ट्स क्या है, सेंसर, इंटीग्रेटर एंड इफेक्टर। एंड उसके बाद हमने क्या देखा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एंड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, बाय बाय।